30-40 सेकंड का ही सेशन होगा, 40 मिनट का। जय हिंद, आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। एकदम टाइम से लाइव आ जाना। देखो मेरी एकदम टाइमिंग फिक्स रहती है और आपको भी 2-4-5 मिनट पहले से इंतजार करना है, ठीक है। चलिए तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट्स, बहुत सारे मुझसे नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, इसकी इंग्लिश की एक क्लास मैंने दे दी है। जिनका ये छूट गया, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ये पेड बैच है आपका, सारा चीज आपके पास पड़ा रहेगा अमानत के तौर पर। अब जो स्टूडेंट्स पहली क्लास नहीं देखे हैं, तो आप आराम से अपना जो कोर्स लिए हैं उसमें परचेज जो किया है उसमें आप क्लिक कीजिएगा। वहाँ पर रिकॉर्डेड वाले में चले जाइएगा, लाइव सेशन में भी चले जाएगा। पहला क्लास का आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, क्लास नोट, प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, सारा मिल जाएगा, ठीक है। उसकी टेंशन आपको नहीं लेना है, जब मर्जी हो तब आप देखते रहिए। 1 साल की वैलिडिटी है ये, ठीक है। चलिए तो पहला चैप्टर जो मैंने स्टार्ट करवाया है, आपको मैं बता दूं, पहला चैप्टर है आर्टिकल। जो स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं, एक बार चैप्टर का नाम लिख लेना, आर्टिकल। ये पहला चैप्टर है आपका आर्टिकल। क्लियर हो गया। और टाइमिंग जो है मैं बता देता हूं एक बार। ये टाइमिंग आपको बता दूं कि 8 बजे से है, एकदम मैं 8 बजे से एकदम टाइमिंग से लाइव आ जाता हूं। लेकिन कल से थोड़ा सुन लेना, थोड़ा 15 मिनट पहले कर देता हूं कि ज्यादा लेट हो जाता है। तो कल से आपकी ये जो इंग्लिश का क्लास होगा वो 15 मिनट पहले कर दिया हूं। 7:45 से मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा। नमस्कार नमस्कार वंदना जी, ठीक है। कल से जो है मैं 7:40 यानी 7:45 में लाइव आ जाऊंगा इंग्लिश का। मैथ का जो क्लास चल रहा है मॉर्निंग में, वो तो 10 बजे है, वो आपका फिक्स टाइम है, वो नहीं चेंज होगा, ठीक है। और आपके पास देखिए, जब टाइम मिले चाहे नहीं मिले उससे मतलब नहीं है। आप तो मान लीजिए आपका सारा वीडियो आपके पास रहेगा ना, आप आराम से देखते रहिए, घबराइए मत। मेरे क्लास में डाउट नहीं होगा, वो आप क्लास लिए हैं तो आपको पता चल गया होगा। पहले आप ईमानदारी से सुनिए और समझिए। तो कल से इंग्लिश की क्लास 7:45 पे स्टार्ट करेंगे, आज 8 बजे से स्टार्ट किए हैं। आज मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश का पढ़ाने का मेरा क्या तरीका है। दोनों सेशन चलेगा। पिछले क्लास में तो पूरा ग्रामर खींचा गया था, क्योंकि पहली क्लास थी तो बड़ा लंबा पार्ट था, कंप्लीट करना था उसको। तो आज जो है ये 2 सेशन चलेगा। इसमें पहले ग्रामर का कंप्लीट करवाएंगे, 2 सेशन चलेगा। फिर वोकैबुलरी, बीच में 5 से 7 मिनट का ब्रेक दूंगा मैं। पहले ग्रामर करवाएंगे, उसके बाद वोकैबुलरी चलेगी, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल का क्लास नंबर 2 है। पिछली क्लास में मैंने आपको यूज ऑफ ए और एन का यूज सिखा दिया था, आपको पता होगा। पिछली क्लास में मैंने पूरा यूज ऑफ ए एंड एन का क्लियर करवा दिया था, ठीक है। आज जो क्लास है मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है आर्टिकल की। यूज ऑफ द, लिख लीजिए, यूज ऑफ द, इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट। 8 बजे ही टाइम रहने दूं। एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा क्लास जो है ना, मतलब ये जाएगा 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट जाएगा, तो थोड़ा मुझे भी देर हो जाता है। सारे स्टाफ सब ना जानते हैं, जो सारी टीम सब है, कहता है सर थोड़ा 15 मिनट पहले जाने दीजिए, क्योंकि जब लाइव लेते रहता हूँ ना, तो एक आधे स्टाफ को रुकना पड़ता है। वो पूरा देखते रहता है, हैंडल करते रहता है, तो उसको भी थोड़ी देर हो जाती है। और लड़की है एक स्टाफ, इस वजह से थोड़ा 15 मिनट, ज़्यादा नहीं, 15 मिनट मैंने पीछे कर दिया है। 7:45 रखें, ठीक है। थोड़ा आप कोऑपरेट करें, मुझे भी, मेरी भी, आप जानते हैं लड़की है, दिल्ली है, आप जानते हैं, थोड़ी दूर से आती है बेचारी, हमको उसको भी देखना पड़ता है, ठीक है। तो यूज ऑफ द लिख लिया हेडलाइन, ध्यान से सुना, जबरदस्त क्लास होने वाली है। आज के बाद आपको द कहां आएगा और द कहां नहीं आएगा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी आज के क्लास लेने के बाद, ठीक है। ध्यान से सुनना, तब नोट करना। तरीका तो मेरा समझ गए होंगे। जब भी मैं समझाऊं नोट पर फोकस मत करना जी, ठीक है जी। यूज ऑफ द, आप देखो, लिखो। आपको पिछली क्लास में क्या बताया था, द इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल। मैंने बता दिया था ना कि द क्या है, डेफिनेट है। डेफिनेट मीन्स व्हाट, डेफिनेट मीन्स दैट इज श्योर इन द वर्ल्ड, जो इस दुनिया में श्योर है, जिसका कोई एक डेफिनेट मोड है, द का वहीं पे यूज होगा। लिख लेना रूल, पहला जो रूल है, मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है, ये रूल नंबर पहला है, लिखना। नॉर्मली द इज नॉट यूज्ड, नॉर्मली द इज नॉट यूज्ड, नॉर्मली द इज नॉट यूज्ड। नॉर्मली द का यूज ही नहीं होता है, माथा में फिट करो जी। तो यूज कहां होता है, ठीक है। इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड इन अ पार्टिकुलर सिचुएशन, पार्टिकुलर
सिचुएशन कहो चाहे कंडीशन कहो, नॉर्मली पहला रूल जो है, फर्स्ट रूल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ द होल यूजेस ऑफ द, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रूल असली है, ये समझ गए पूरा द का यूज आपको समझ में आ जाएगा, असली रूल यही है, ठीक है। नॉर्मली द इज नॉट यूज, नॉर्मली द का यूज ही नहीं करना आपको। द का यूज करना कब, जब भी कभी, आप ध्यान रखना, जब भी कभी इंग्लिश का कोई भी वर्ड, कोई भी वर्ड, वर्ड मतलब क्या, या तो नॉन होगा, नॉर्मली नॉन ही होता है सब्जेक्ट, आप जानते हैं, प्रोनाउन के साथ लगाना नहीं है। तो जब भी कभी कोई भी इंग्लिश का वर्ड अगर वो पार्टिकुलर सिचुएशन बना रहा है, एक स्पेशल कंडीशन बना रहा है, खास इंडिकेशन ले रहा है, तभी आपको द का यूज करना है, नॉर्मली द का यूज नहीं करना है। अब जैसे देखो यहां पे, अब ध्यान से देखो, अब एग्जांपल से समझो, जैसे देखो दिस इज अ गर्ल, दिस इज अ गर्ल, समझते जाना, नोट बाद में करना, मैं नोट करने का टाइम दूंगा आपको, मैं दूंगा सेशन, डाउट सेशन भी दूंगा और नोट भी, मैं सोनो चीज टेंशन मत लीजिए, डाउट होगी ही नहीं, खाली सुनते जाए ना। दिस इज अ गर्ल, यह एक लड़की है तो लड़की है, दिस इज अ गर्ल, ये नॉर्मल है, जब भी नॉर्मल होगा तो ए या एन लगाना है, आपको पता है नॉर्मली, अगर यहां पे आप द करोगे तो गलत हो जाएगा। दिस इज अ गर्ल, दिस इज अ गर्ल मतलब यह लड़की है, लड़की है तो है, इस लड़की से तो पता नहीं चल रहा कि लड़की कहां की है, कौन सी लड़की है, कहां से है, इंडिया से है, पाकिस्तान से, आप कहां से, कुछ पता नहीं चला, ये नॉर्मल वर्ड है, दिस इज गर्ल। अब मैं क्या कहता हूं, दिस इज अ गर्ल हु स्टडीज इन माई क्लास, हु स्टडीज इन माई क्लास। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, दिस इज अ गर्ल हु स्टडीज इन माई क्लास, यह वही लड़की है जो मेरे क्लास में पढ़ती है। अब मैं किस लड़की की बात कर रहा हूं, कौन सी लड़की, जो मेरे क्लास में पढ़ती है, मैं उस लड़की की बात कर रहा हूं। तो अब यहां पे जो ये लड़की है, ये क्या बना रहा है, पार्टिकुलर सिचुएशन बना रहा है, स्पेशल मोड में आ गई है। तो अगर आपने यहां पे ए का यूज किया है तो गलत हो जाएगा, यहां अब ए नहीं आएगा, यहां क्या आएगा, द आएगा। क्या कहोगे, दिस इज द गर्ल हु स्टडीज इन माई क्लास, यह वही लड़की है जो मेरे क्लास में पढ़ती है, यहां पर नॉर्मल है, समझ रहे हैं, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। किसान गरीब होते हैं, फार्मर्स आर पुअर, फार्मर्स आर पुअर, किसान गरीब होते हैं, तो किसान गरीब होते हैं तो होते हैं, आपको पता चल रहा है कहां के किसान की बात कर रहे हो आप, भारत के कि पाकिस्तान के कि इंग्लैंड के, कहीं बात नहीं, नॉर्मल है, फार्मर्स आर पुअर, यहां द लगाओगे गलत हो जाएगा, नॉर्मली द इज नॉट यूज्ड, माथा में फिट करना है। अब मैं ये बोलूं कि भारत के किसान गरीब होते हैं, मान लीजिए कहे, तो क्या लिखोगे, द फार्मर्स ऑफ इंडिया, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, द इंडियन फार्मर्स, द इंडियन फार्मर्स, द इंडियन फार्मर्स, दोनों बोलिए लेकिन द लगाना है, आर पुअर। अब यहां पे अगर द नहीं लगाओगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप किस किसान की बात कर रहे हैं, जो भारत के हैं। बात को समझिए, माथा में फिट कर लो आप, कोई भी वर्ड याद रखना, किसी सेंटेंस में अगर वो पार्टिकुलर सिचुएशन बना रहा है तो उसके पीछे द ठोक देना है सीधे आंख मूंद करके, और नॉर्मली वो वर्ड्स कौन होते हैं, नाउन, आप ध्यान रखें, कभी भी पार्टिकुलर कोई आदमी है ना पार्टिकुलर सिचुएशन बनाएगा या कोई थिंग बनाएगा, समबॉडी और समथिंग, पार्टिकुलर सिचुएशन बना है, द बना, रुक जाना, अभी नोट मत करना। अगला देखो देखिए, ये तो क्लियर हो गया, गोल्ड इज कॉस्टली, गोल्ड इज प्रीसियस कहिए, कॉस्टली कहिए, कुछ भी लिख सकते हैं, प्रीसियस में लिख दिया, सोना महंगा होता है, तो सोना महंगा होता है, तो मैंने अगर आपने यहां द गोल्ड कहा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं साउथ अफ्रीका का सोना महंगा होता है, तो क्या कहोगे आप, द गोल्ड ऑफ द, एक मिनट, द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज कॉस्टली, एक ही चीज है, या प्रीसियस लिख लीजिए। अब आइए आपको बात समझ में, द का यूज कहां करेंगे, आई लाइक ऑनेस्टी, मुझे ईमानदारी पसंद है, ईमानदारी पसंद है तो है, आपने बताया कि किसकी ईमानदारी, कहां की ईमानदारी, किसके, कोई है, नॉर्मल है, आई लाइक ऑनेस्टी। अगर यहां आई लाइक द ऑनेस्टी कहोगे तो गलत हो जाएगा। अब मैं ये कहना चाहता हूं, मुझे अपने पापा की ईमानदारी बहुत अच्छी लगती है, तो क्या कहोगे, आई लाइक द ऑनेस्टी ऑफ माई फादर, द ऑनेस्टी ऑफ माई फादर,
आई बात समझ में? क्लियर है? जब भी कभी कोई भी नाउन, ध्यान रखना, अगर पार्टिकुलर सिचुएशन बनाएगा तो उसके पहले द का यूज आपको करना है। कंप्लीट हुआ? ये रूल आपको समझ में आया? नोट कर लीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए। इंग्लिश का पीडीएफ नहीं मिल जाएगा आपको, इंग्लिश का भी ये चैप्टर कंप्लीट होने दीजिए तब मिलेगा। अभी पहला चैप्टर चल रहा है गौतम, ठीक है? ये जब आर्टिकल आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब आपके पास प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ जाएगा, ठीक है जी? इसको नोट कर लीजिए फट से। नोट कर लिए हैं? कोई भी वर्ड अगर पार्टिकुलर सिचुएशन बनाएगा, इससे पहले वाला भी, ये भी आप नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। जी जी, नोट कर लीजिए। ये रूल इतना इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कि पूरा रूल, द का पूरा रूल इसी में समाया हुआ है। बाकी जो आप बचपन में पढ़े होंगे वो सारा रूल यहीं से है। नोट कर लिए होंगे? चलिए अगला भी ये नोट कर लिए होंगे। कंप्लीट है? अब देखिए मैं 2-3 क्लियर हो गया ना? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, यहां पर कोई भी नॉन नॉर्मल होगा आपको द का यूज नहीं करना। अब देखो एक चीज आप ध्यान से समझना, यहां पे बहुत सारी चीजें अभी आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। जैसे देखिए मैं यहां पे दे रहा हूं, अब मैं यहां पे आपको दे रहा हूं, यहां पे राम इज अ बॉय। देखो राम इज अ बॉय, तो ये नाम है, तो नॉर्मली आप द राम कहोगे? यहां पे नहीं, द राम कहोगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब मैं आपको ये कह रहा हूं, देखिए यहां पे आवर, इस सेंटेंस को आपको पर्सनली नहीं लेना है, आया हुआ सेंटेंस है, सिर्फ आया हुआ इसलिए मैं लिखा दे रहा हूं। इस सेंटेंस से मेरा कोई व्यक्तिगत लेना देना नहीं है, उम्मीद है आपको भी इससे लेना देना नहीं होगा, ठीक है? आवर प्राइम मिनिस्टर इज नॉन एज, आवर प्राइम मिनिस्टर इज नॉन एज द राम ऑफ इंडिया, द राम ऑफ इंडिया। आवर प्राइम मिनिस्टर इज नॉन एज द राम ऑफ इंडिया। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उसे क्या माना जाता है? यहां पे भारत का राम माना जाता है, राम। तो कहां का राम? भारत का राम। अब जो ये राम वर्ड है ये पार्टिकुलर सिचुएशन बना रहा है, तो पार्टिकुलर सिचुएशन में क्या लगाओगे? द ठोकोगे। देखो द लगाए, अगर यहां पे द नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। अगर यहां पर आपने द लिख दिया तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कोई भी वर्ड, कैसा भी वर्ड क्यों नहीं हो, ये माथा में फिट कर लेना। मैंने बहुत सारा सेंटेंस, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है, मैंने बहुत सारा सेंटेंस आपको दे दिया है, ये ध्यान रखिएगा। समझ गए? अब देखिए आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, अब पहुंचते हैं आगे। नोट कर लिया इसको ना? फटाफट लिखते जाए, समझ जाते तो फट से लिख लीजिए, टाइम नहीं खराब करना। क्योंकि देखिए ज्यादा टाइम आप समझते हैं अति हो जाता है तो सेशन दोनों चलाना है, तो गड़बड़ आ जाएगा। ये नोट कर लिए हैं आप? ठीक है। देखिए कोई भी, अब मान लीजिए, देखिए यहां पे समझिएगा ध्यान से, कोई भी नाम दे दे तो समझ गए फट से। अब देखिए यहां पे एक चीज मैं आपको बताऊं, देखिए जैसे कि कंट्री नेम है, आप लिखो, एक लिख लेना। नॉर्मली द इज नॉट यूज्ड विथ नेम्स ऑफ नेशंस या कंट्री। लिख लीजिए, रूल है अगला, लिखिएगा। नॉर्मली द इज नॉट यूज्ड, नॉर्मली मैं लिख देता हूं, फट से लिख लेना साथ है। नॉर्मली द इज नॉट यूज्ड, नॉर्मली द इज नॉट यूज्ड with country names, country names। कोई भी जो देश का नाम है, ध्यान से सुनना, उसके साथ द का यूज नहीं करोगे, कभी भी द का यूज नहीं करोगे। नॉर्मली, देखो हर जगह मैं नॉर्मली लिख रहा हूं, नॉर्मली द इज नॉट यूज्ड विथ नेम्स ऑफ कंट्री या कंट्री नेम्स। आप जैसे मान लीजिए आप बोलते हो, देखो यहां पे इंडिया, इंडिया इज अ कंट्री, अगर द इंडिया कहोगे तो गलत हो जाएगा। नॉर्मली द इज नॉट यूज्ड विथ नेम्स ऑफ नेशंस। कोई भी आप नाम कंट्री नेम ले लीजिए, ठीक है? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड LAND है ये। स्विट्जरलैंड इज अ नेशन,
देखो यहां पे स्विट्जरलैंड इज अ नेशन, तो स्विट्जरलैंड के साथ अगर द का यूज द स्विट्जरलैंड कहोगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन अब मैं देखो यहां पे क्या कर रहा हूं, अब यहां देखना बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, सेंटेंस है काश्मीर, आप काश्मीर भी पढ़ सकते हैं और कश्मीर भी पढ़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। हिंदी में कश्मीर, इंग्लिश में काश्मीर पढ़ा जाता है। कश्मीर इज स्विट्जरलैंड, कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? कश्मीर को कहा जाता है। जीके का भी प्रश्न है। तब देखो यहां पे, अब यहां पे स्विट्जरलैंड जो है वो पार्टिकुलर सिचुएशन बना रहा है, तो अब पार्टिकुलर सिचुएशन बना रहा है तो यहां पे आपको द लगाना पड़ेगा। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, बट नॉर्मली द इज नॉट यूज्ड विथ कंट्री नेम, नॉर्मली नहीं यूज करना है आपको। लेकिन अगर कोई भी कंट्री पार्टिकुलर सिचुएशन बना रहा है तो द का यूज करना पड़ेगा। कोई भी नाउन पार्टिकुलर सिचुएशन बना रहा है तो द का यूज करना पड़ेगा, नॉर्मली नहीं करना। ये कर रहा हूं, ये मैं ज्यादा फोर्स इसी पे कर रहा हूं, बहुत सब रूल वहीं से आया हुआ है, मात्र आपको यहां पे ध्यान समझना है। कंप्लीट है, नोट कर लीजिए फट से कोई भी। अब देखिए तो कुछ इसमें एक्सेप्शन है, नोट कर लेना, नोट कर लिए होंगे। चलिए अब देखिए, अब देखिए नॉर्मली कंट्री नेम के साथ तो द का आपको यूज नहीं करना है। पार्टिकुलर सिचुएशन कोई भी कंट्री नेम बनाएगा तो आपको उसके साथ द का यूज करना है। लेकिन कुछ ऐसे कंट्री नेम हैं, समझ गए, जिसके साथ वो नॉर्मल हो या पार्टिकुलर सिचुएशन हो कोई मतलब नहीं है, एक्सेप्शन है ये, द लगा ही रहेगा। कुछ ऐसे कंट्री नेम हैं जिनके साथ आपको द लगा के ही रखना है, उसके साथ द आएगा ही आएगा हमेशा, चाहे तो वो नॉर्मल मोड में हो चाहे वो पार्टिकुलर सिचुएशन में, द आएगा ही आएगा। वो आपको थोड़ा याद रख लेना है, ये एक्सेप्शन है, अपवाद। एक्सेप्शन मतलब समझते हैं, अपवाद कहते हैं इसको हिंदी में, जो रूल फॉलो नहीं करता हो, दैट डजंट फॉलो द रूल। अब जैसे देखो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, द यूएसए, जब भी यूएसए आएगा उसके पीछे द लगा ही रहेगा, लगा, अगर नहीं रहेगा तो गलत हो जाएगा, या बाद है। द यूएसए, द यूके, द यूके, यूनाइटेड किंगडम, आएगा ही आएगा, इसके साथ आएगा ही आएगा। द वेस्ट इंडीज, लिखते जाना साथ ही साथ, द वेस्ट इंडीज, WEST, वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज, INDIES, ये एन है, ये वेस्ट इंडीज होता है। कभी भी वेस्ट इंडीज किसे लिखो, जानते हो, आपको मैं एक जानकारी दूं, ये जो आप द लगा रहे हो ना, ये देखो ये एक नेशन नहीं है, यूएसए एक नेशन नहीं है, ये कई राष्ट्रों का ग्रुप है। यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ना डिवाइड है। जैसे वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज के कई पार्ट आते हैं, मैं आपको बता दूं, वेस्ट इंडीज इज नॉट अ नेशन, वेस्ट इंडीज इज अ ग्रुप ऑफ मेनी डिफरेंट कंट्रीज। आपको बताओ तो वेस्ट इंडीज की कैपिटल कहां है कहीं कैपिटल वेस्ट इंडीज की? सर्च करके देखना, वेस्ट इंडीज की कहीं राजधानी नहीं है। बात को समझ है? यूके की कहां राजधानी है? यूके की कैपिटल है कहीं? लंदन मत बोल देना, इंग्लैंड मत बोल देना। यूके में कई नेशन आते हैं, देखो मैं ज्यादा आपको डीप नहीं ले जा सकता जीके के अंतर्गत में। यूके में कई नेशन आते हैं, इंग्लैंड उसी का भाग है, वेल्स इसी का भाग है, तो इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। यूके कई कंट्री का एक ग्रुप है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसलिए ये सब ग्रुप है, कंट्री नहीं है, इसलिए से दो लगाते हैं, ठीक है। दी नीदरलैंड्स, याद रख लेना, NETHERLANDS, नीदरलैंड्स के साथ भी दो का यूज किया जाता है। द फिलीपींस, PHILIPPINES, फिलीपींस, ठीक है। लगाना ही लगाना आपको इस सबके साथ, ये फिक्स है, याद रख लेना। दी हेग, दी हेग, HAUGE, हेग, HAUGE, हेग, जानते नीदरलैंड्स की राजधानी है हेग, नहीं पता तो लिख लीजिएगा, नीदरलैंड्स की क्या है राजधानी है हेग। इस कंट्री नेम के साथ आपको इसके साथ दो लगाना ही लगाना, जब भी ये वर्ड देखो देखो इसके साथ दो आया हुआ है कि नहीं आया। लेकिन नॉर्मली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, काठमांडू, मतलब काठमांडू तो देश नहीं है, नॉर्मली जो है देश है, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, कोई भी जो हो गया उसके साथ दो का नॉर्मली यूज नहीं करना। हाँ पार्टिकुलर सिचुएशन बनाएगा दो लगा देना, ये अबाध है, इसके साथ हमेशा दो आएगा। यहां तक क्लियर है? आप बताओ, फट से बताओ तो आगे बढ़ू मैं, फट से बताइए तो आगे मैं बढ़ूं। एक रूल और बताऊंगा मैं फटाक से। अब कोई डाउट हो तो बोल दीजिए, ऐसे डाउट नहीं होगा।
क्लियर है आप लोगों का? मैं कमेंट पे फोकस किया हुआ हूं, आप लोग बोल दें हाँ सर क्लियर है, ओके है, वेरी गुड, क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए अब ध्यान से देखना, अगला नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है, हटाओ इसको। अब देखिए मैं एक साथ आपको लिखा दूंगा इकट्ठे, आप ये जानते होंगे रिवर नेम के साथ दौ का यूज किया आता है, पॉलिटिकल पार्टी के साथ दौ का यूज किया आता है, चलो मैं नेक्स्ट क्लास में वो भी लिखा दूंगा, बेसिक रूल भी। अब देखिए अगला मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिखिएगा नेक्स्ट, दौ इज, नेक्स्ट लिखिएगा रूल, दौ इज यूज्ड, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, दौ इज यूज्ड with names of directions, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। दो इज यूज्ड, आई एम एट द शॉप राइट नाउ, सो आई एम नॉट एबल टू टेक द लाइव क्लास, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, आप शॉप पे हैं, टेंशन न लें, आप ये लाइव क्लास जो आप ले रहे हैं घबराइए नहीं, नई लाइव क्लास है, आपके पास ये वीडियो पहुंच जाएगा, आप एकदम, बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव क्लास नहीं ले पाते हैं, वर्किंग वाले स्टूडेंट्स हैं, टाइम नहीं मिलता है, तो यही तो आपको फायदा है। पेड कोर्स का सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है, विद्यार्थी को होता है, कितनी शांति से आप पढ़ रहे हैं ना, न फालतू का कोई कमेंट आ रहा है ना कुछ, ऐसे लग रहा है घर में आप बैठ के पढ़ रहे हैं, यही तो फायदा है। आपको भी टाइम नहीं मिला है, आप टेंशन मत लें, वो रिकॉर्डेड वीडियो में चला जाएगा, आप आराम से वीडियो देख लेना, क्लास नोट पीडीएफ चला जाएगा, चैप्टर कंप्लीट होगा, प्रैक्टिस सेट जाएगा, टेंशन मत लें, डाउट सेशन करवा दूंगा, अगर दिक्कत होगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं लेना, जब मन हो तब देख लीजिए, लैब नहीं लेते हैं कोई बात नहीं, कंप्लीट है। द इज यूज्ड विथ नेम्स ऑफ डायरेक्शंस, द इज यूज्ड विथ नेम्स ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन नेम के साथ भी द का यूज करते हैं, तो डायरेक्शन कितने होते हैं, कितने होते हैं नॉर्मली, 4, तो समझ गए ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ, तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और ध्यान सुनना साउथ, तो डायरेक्शन के साथ इन चारों के साथ आपको द का यूज करना है। जैसे देखो मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, द सन rises, the sun rises in the east, the sun rises in the east, the east एक ही में लिख देता हूं, the sun rises in the east and the sun rises in the east and sets in the west, सूरज पूरब में निकलता है और पश्चिम में डूबता है। देखो मैंने दी ईस्ट किया है, यहां पे द वेस्ट किया है हमने, डायरेक्शन नाम के साथ आपको द लगाना ही लगाना है, और द सन आगे बताएंगे ये यूनिक थिंग है, जो भी यूनिक थिंग होगा उसके साथ भी द लगाएंगे, कोई भी यूनिक थिंग दुनिया में है, द ताजमहल, द सन, द मून, द अर्थ, कोई भी, द स्काई, कोई भी यूनिक थिंग जो होगा, द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट, द जामा मस्जिद, कोई भी यूनिक थिंग के साथ, ये तो बचपन से पढ़े होंगे, ये सब बेसिक चीजें हैं, यूनिक थिंग के साथ द का यूज किया जाता है। तो डायरेक्शन के साथ किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। ये सेंटेंस लिख लो फट से। अब देखो इसमें अब मजा आने वाला है, अब ध्यान से सुनना, इसका एक स्पेशल रूल है इसका डायरेक्शन का। नोट कर लिए हैं? अब देखिए, अब यहां पे एक स्पेशल रूल है डायरेक्शन का, अब ध्यान से देखो, यहां पे एक नोट लिखो, अब यहां से ध्यान से देखना, देखो जब भी, ध्यान सुनना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ आए तो द लगाना, लेकिन जब भी नॉर्दर्न आए, ध्यान से देखना, नॉर्दर्न आए, वेस्टर्न आए, साउदर्न आए, ERN लगा हुआ हो, ध्यान सुन ले, नॉर्दर्न आए, साउदर्न आए, वेस्टर्न आए, ईस्टर्न आए, ईस्टर्न आए, जब भी ये आए ETC, या ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना, ये आए या नॉर्थ ईस्ट आए, ध्यान सुन लीजिएगा, या सीधे देखो, अब ध्यान सुनो, सीधे नॉर्थ आए, मान लीजिए नॉर्थ आ जाए सीधे, या नॉर्थ ईस्ट आ जाए, ज्वाइंट में भी आ जाए, समझते जाना बढ़िया से, नॉर्थ ईस्ट आ जाए, साउथ सीधे आए, या साउथ वेस्ट आ जाए, साउथ सीधे साउथ आ जाए, या साउथ वेस्ट आ जाए, ईस्ट आए, ईस्ट वेस्ट आ जाए, ज्वाइंट में भी आए, अगर इसके बाद कोई भी यहां पर प्लेस नेम है, इसके बाद अगर यहां पर कोई प्लेस नेम है,
ध्यान सुन लीजिएगा, या तो नॉर्दर्न, वेस्टर्न या साउदर्न या ईस्टर्न हो, ERN लास्ट में लगा हुआ हो, तो आपको इसके पहले द का यूज नहीं करना है। किसी के भी साथ ERN लगा हुआ है उसके साथ द का यूज नहीं करना है। और अगर नॉर्थ हो सीधे, नॉर्थ के बाद प्लेस का नाम हो, या नॉर्थ ईस्ट हो इसके बाद कोई जगह का नाम हो, या सीधे साउथ हो, या साउथ ईस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट हो, वेस्ट ईस्ट हो, सिंगल भी हो, और इसके बाद अगर कोई प्लेस का नाम आया है तब भी इसके पहले द का यूज नहीं किया जाता है। आई बात समझ में? धर से नोट कीजिए और मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करता हूं, नोट कीजिए आप इसको, घबराइए मत। क्लियर है? नोट कर लिए होंगे। अब देखो मैं सेंटेंस दे रहा हूं, अब देखिए यहां पे मैं सेंटेंस दे रहा हूं, इस सेंटेंस देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं यहीं पे, ध्यान से देखना। जैसे देखिए, जैसे देखिएगा मैं लिख रहा हूं यहां पे, वी लिव इन नॉर्दर्न इंडिया, वी लिव इन नॉर्दर्न इंडिया, हम लोग उत्तर भारत में रहते हैं, वी लिव इन नॉर्दर्न इंडिया। तो आपने नॉर्दर्न कर दिया ना, अगर आप ये कहोगे कि वी लिव इन द नॉर्दर्न इंडिया तो गलत हो जाएगा, यहां द नहीं आएगा। बात आप समझ रहे हैं? राजस्थान, राजस्थान इज इन वेस्टर्न इंडिया। देखिए, तो यहां पे वेस्टर्न किया ना आपने, अगर आप इसके पहले द करोगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? क्लियर हो रहा है? कभी भी नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न के साथ द का यूज नहीं करना है। डायरेक्शन में सिर्फ नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ आया है, डायरेक्शन के तौर पर आया है तो आप द का यूज करना। ये एक प्लेस का नाम हो जाता है। अब देखो अगला, मैं सेंटेंस क्लियर हो रहा है, साथ ही लिखते जाइए, सब बहुत सिंपल चीज है। अगला देखिए, जैसे देखिए, माई एल्डर ब्रदर is going my elder brother is going to the North America। देखो रूल, माई एल्डर ब्रदर, एल्डर मतलब मेरा बड़ा भाई, माई एल्डर ब्रदर इज गोइंग टू द नॉर्थ अमेरिका। अब देखो यहां पे आपने यहां पे द लगा दिया ना, गलत कर दिया, द नहीं आएगा। क्यों? अब ये मैं रूल बताया था, देखो यहां पे, ये देखो क्या बताया था, नॉर्थ आए चाहे नॉर्थ ईस्ट आए, चाहे साउथ आए चाहे साउथ ईस्ट आए, अगर इसके बाद कोई प्लेस का नाम आया हुआ है तो उसके साथ द का यूज नहीं करना है। तो अमेरिका क्या है? आपने नॉर्थ बोला, ये तो नॉर्थ है, और नॉर्थ के बाद क्या आया है? यहां प्लेस का नाम आया है। तो नॉर्थ के बाद कोई भी सीधे नॉर्थ हो, नॉर्थ ईस्ट देता, यहां पे नॉर्थ वेस्ट देता या सिंगल देता, अगर इसके बाद प्लेस नेम आया हुआ है तो आपको याद रखना इसके पहले द का यूज नहीं करेंगे। आई बात समझ में? I live in नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, I live in नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहता हूं। अगर मैं ये कहूं I live in द नॉर्थ ईस्ट दिल्ली तो गलत हो जाएगा, द नहीं आएगा। आप बात समझ रहे हैं? ठीक है, बात समझ रहे हैं? माई बेस्ट फ्रेंड लिव्स इन साउथ पंजाब, बात समझ रहे हैं? तो माई बेस्ट फ्रेंड लिव्स इन द साउथ पंजाब कहेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि साउथ पंजाब से डायरेक्शन का पता नहीं चलता है, साउथ पंजाब से प्लेस का पता चलता है। थोड़ा दिमाग लगाइए, पता चल जाएगा। ये प्लेस की बात हो गई। जब डायरेक्शन के तौर पर होगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तब आप द लगाएंगे। नॉर्मली इसके साथ आपको द का यूज नहीं करना है। आई बात समझ में? देख लो आप यहां पे कंप्लीट है, देखिए ओके बोलिए मुझे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, ग्रामर वाला पार्ट देख लीजिए। कंप्लीट है ना? नोट कर लिया है ना? देख लीजिए सब लोग। एक रूल मैं और लिखाता हूं, ध्यान से रखिएगा। अगला फर्स्ट
नेक्स्ट रूल नोट कर लिए हैं, चलिए अगला फटाक से लिख लीजिए, फटाक से लिख लीजिए, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। द इज यूज्ड विथ, द इज यूज्ड विथ अ रेंज ऑफ माउंटेन्स, रेंज ऑफ माउंटेन्स। रेंज ऑफ माउंटेन्स का मतलब समझते हैं, रेंज ऑफ माउंटेन्स इसको हिंदी बोलते हैं पर्वतमाला। मैं हिंदी भी लिख दिया हूं कुछ, भाई हमारा देश हिंदी भाषी राष्ट्र है, आप जानते हैं, या हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है, तो मैं हिंदी में लिख दूं रेंज ऑफ माउंटेन्स का मतलब क्या होता है, पर्वतमाला। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा आएगा इस पार्ट में, 5 से 7 मिनट का एक टॉपिक है, खाली ध्यान सुनो, 10 मिनट लग जाएगा, डीप ले जाएंगे थोड़ा। ठीक है, तो द इज यूज्ड विथ अ रेंज ऑफ माउंटेन्स, द का यूज रेंज ऑफ माउंटेन्स यानी कि पर्वत वाला नाम के साथ करेंगे। सर दोबारा समझाइए, नैतिक विषय कौन सा दोबारा समझाऊं? देखो यहां पे आप समझ लो थोड़ा एक बार, देखो जब सीधे डायरेक्शन हो, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ डायरेक्शन के तौर पर हो तो द लगाना, लेकिन अगर नॉर्थ के बाद या नॉर्थ ईस्ट के बाद अगर कोई प्लेस का नाम आए तो इसके पहले द नहीं लगाना है। क्लियर है, ध्यान रखना। अगर जैसे नॉर्दर्न आ गया, ईस्टर्न आ गया, वेस्टर्न आ गया, साउदर्न आ गया, उसके पहले भी द नहीं लगाना, ये अपवाद है, एक्सेप्शन है ये। क्लियर है, अगला देखिए, अब यहां देखिए, द इज यूज्ड विथ अ रेंज ऑफ माउंटेन्स, द का यूज क्या करते हैं, बट इसी में लिखो आगे, ये पूरा रूल नहीं लिखा अभी। द इज यूज्ड विथ अ रेंज ऑफ माउंटेन्स बट द इज नॉट यूज्ड, इसमें जो अपवाद है ना, एक्सेप्शन, वो थोड़ा हौच पौच है, वो थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। बट द इज नॉट यूज्ड विथ नेम्स ऑफ पिक्स, नेम्स ऑफ पिक्स, PEAKS, पिक्स मतलब जानते हैं क्या होता है, चोटी। ठीक है, द नेम्स ऑफ पिक्स, द का यूज, द का यूज जो है रेंज ऑफ माउंटेन्स के साथ तो करते हैं, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, लिख दिया ऊपर में, अक्सर कंफ्यूज करता है स्टूडेंट, लेकिन द का यूज पिक्स के यानी कि चोटी के नाम के साथ नहीं करते हैं। तो आप आपको जानते हैं, थोड़ा आपको जीके भी अच्छा मैं कर देता हूं यहां पे, हाँ ये पार्ट तभी आपको कवर होगा जब जीके अच्छा हो। पर्वतमाला, रेंज ऑफ माउंटेन्स और पिक्स में अंतर है जी, अंतर है। जैसे आप ध्यान से देखिए, पर्वतमाला के नाम बताता हूं, यहां समझो आप ध्यान से देखो, जैसे हिमालय पर्वतमाला है, द हिमालयाज होगा। आप हिमालय भी कर सकते हो, लेकिन जब इंग्लिश में लिखना तो हिमालयाज लिखना, दैट वुड बी बेटर। ठीक है, हिमालय क्या है, पर्वतमाला है, रेंज ऑफ माउंटेन्स है हिमालय, ध्यान से सुनिए। ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है, पूछता है जीके, विच इज द हाईएस्ट रेंज ऑफ माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, हिमालयाज सबसे ऊंची पर्वतमाला है ना। अगला एल्पस, दी एल्पस, ALPS, एल्पस जानते हैं यूरोप की सबसे लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ माउंटेन्स है, यूरोप जानते हैं, यूरोप की जानते होंगे, यूरोप ये कंटिनेंट है, पता होगा आपको, यूरोप महादेश है, कंटिनेंट है। यूरोप की सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ माउंटेन्स कौन है, एल्पस। थोड़ा जीके भी क्वेश्चन पूछ देगा आपको, विच इज द लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ माउंटेन्स इन यूरोप, क्या कहोगे, एल्पस। दी एंडीज, दी एंडीज जानते हैं, ये जो है हिमालय, हिमालय सबसे हाईएस्ट रेंज ऑफ माउंटेन्स है, मैं यहां लिख देता हूं, हाईएस्ट सबसे ऊंची, सबसे ऊंची पर्वतमाला है। ये यूरोप की सबसे लंबी पर्वतमाला है, लॉन्गेस्ट। चलो जीके भी अच्छा कर लो, लॉन्गेस्ट इन यूरोप, यूरोप। और जानते हैं एंडीज क्या है, एंडीज दुनिया की सबसे बड़ी पर्वतमाला है, बड़ी, लार्जेस्ट, सबसे बड़ी पर्वतमाला है, लार्जेस्ट, दुनिया की लार्जेस्ट, लार्जेस्ट रेंज ऑफ माउंटेन्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सबसे हाईएस्ट है। थोड़ा जीके भी अच्छा कर लेना। ठीक है, दी अरावली, देखो इसको अरावली भी बोल सकते हो, अरावलीज भी बोल सकते हो, कुछ जगह अरावलीज भी लिखा था, उससे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, दी अरावली जानते हैं, अरावली एक भारत की, जानते हैं जीके अच्छा कर दो, भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है, अरावली, यही तो है, दिल्ली, यहाँ पे रायसीना हिल्स, राष्ट्रपति भवन जो है यहां से लेकर के राजस्थान तक जो गया है, यही ना अरावली पर्वतमाला है। दिल्ली तो बहुत अच्छी थी अंग्रेज के काल में, आप जानते हैं, जब कलकत्ता से राजधानी बनी 1911 में, आपको पता होगा कि 1911 तक दिल्ली कोलकाता राजधानी थी, उसके बाद 11 में डोजियर तैयार किया गया, एक लॉ बनाया गया, 12 कन्वर्ट कर दिया गया, 12 दिल्ली ला दी गई।
तो ये पहाड़ी था, हिल स्टेशन था, एक पहाड़ पे बसा हुआ था। आज तो दिल्ली, अब तो जानते हैं गंध मच गया है, इतनी पोल्यूशन लेवल है, गैस चैम्बर कहा जाता है दिल्ली को, पोल्यूशन लेवल हाई है, 10 तरह की बीमारी है। ठीक है, तो अरावली, अरावली क्या जानते हैं? ओल्डेस्ट, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत वाला है। अरावली इज द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ माउंटेन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ओल्डेस्ट। तो ये सब क्या है? रेंज ऑफ माउंटेन्स है, पर्वतमाला के नाम है। आई बात समझ में? अब देखिए, तो इसके साथ आपको द का यूज करना है, लेकिन पिक्स ऑफ नेम, जो नेम्स ऑफ पिक्स है, चोटी के नाम से आप नहीं करने। तो चोटी कौन सी है? अब ध्यान से देखो, मैं समझाता हूं। हिमालय की सबसे जो ऊंची चोटी है, लिख लेना, हिमालय की सबसे जो ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। MOUNT, समझ जाएंगे ना? माउंट एवरेस्ट, ईवी शॉर्ट में लिख दिया, माउंट एवरेस्ट। अगर आपने द माउंट एवरेस्ट कहा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट क्या है? पिक्स ऑफ नेम है, मतलब चोटी के नाम है, नेम ऑफ पिक्स है, तो चोटी के नाम। माउंट एवरेस्ट के पहले आप नहीं यूज करोगे, सीधे क्या कहोगे? माउंट एवरेस्ट। द माउंट एवरेस्ट कहोगे, गलत हो जाएगा। K2 बहुत फेमस है, आप जानते होंगे, K2। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2, भारत की। ये तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। अब भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। अगर आपने द K2 कहा तो गलत हो जाएगा। K2 का जानते हैं फुल फॉर्म क्या होता है? नहीं जानते हैं? बाप रे, बहुत इंपॉर्टेंट है जीके। K2 का फुल फॉर्म होता है गॉडविन ऑस्टिन। लिख लेना, यहां पर लिख देता हूं फुल फॉर्म भी इसका। गॉडविन, गॉड, GOD, गॉड, गॉडविन, WIN, गॉडविन ऑस्टिन, AUSTEN। कितनी बार पूछा गया K2 का फुल फॉर्म क्या होता है? गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो कभी भी द माउंट एवरेस्ट मत करना, कभी भी द K2 मत करना, कभी भी द कंचनजंगा मत करना, CHEN, कंचनजंगा, JUNGHA। कभी भी द कंचनजंगा नहीं करना, गलत होगा। कंचनजंगा क्या है? नेम ऑफ पिक है। कभी भी द माउंट आबू मत कहना, माउंट आबू, माउंट आबू ये चोटी है अरावली की, माउंट आबू। कभी भी गुरु पिक, द गुरु पिक मत कहना, जीके भी अच्छा लिख लो। ये सब चोटी के नाम है, समझ गए? तो ये चोटी है, नेम्स ऑफ पिक्स है, इसके साथ कभी भी द का यूज नहीं करना। एक रेंज ऑफ माउंटेन्स में कई सारे पिक्स होते हैं, जानते हैं? मैं आपको थोड़ा और बताता हूं, ये नोट कर लीजिए फट से। क्लियर है? कंप्लीट है? टाइम नहीं है, दूसरा सेशन लेना है फट से, वोकैबुलरी वाला भी। जी यार, दोनों चलेगा, टाइम नहीं है, लगातार डोज देंगे, खाली घर पे पढ़िए। स्टार्टिंग है, अभी बहुत अच्छा लग रहा होगा, और चाहते हैं कि पूरा बैच अच्छा लगे तो रोज का रोज पढ़िएगा। मेरे तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं होगी, चाहे फर्स्ट क्लास लीजिए चाहे लास्ट क्लास लीजिए, मैं दोनों, मुझ में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप खाली पढ़ते रहें, तो अगर रोज का रोज नहीं पढ़ेंगे ये हैवी होता चला जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, देखो मैं आपको समझाता हूँ, मैं वहीं से हूँ। मेरे घर से हिमालय जो है 42 किलोमीटर दूर है। मैं, आप जानते होंगे मैं बिहार से हूँ, बॉर्डर साइड। तो वहाँ से मेरा घर से जो नेपाल में, आप जानते होंगे काठमांडू में पड़ता है, मैं कई बार गया हूँ हिमालय जी, कई बार। हम लोग साइकिल से बचपन में चले जाते हैं। 42 किलोमीटर मात्र पड़ता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला लगता है शिव भगवान का। तो देखो ये, बाप रे, अद्भुत नजारा है। अब नहीं ये मत सोचना कि सर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया है, नहीं नहीं, माउंट एवरेस्ट तो बहुत दूर है, वो तो दूर से दिखाई पड़ेगा। माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए तो लाखों रुपया खर्च करना पड़ेगा, पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तब जाके माउंट एवरेस्ट जाओगे। दूर से दिखाई पड़ता है पूरा, बाप रे, बहुत जन्नत है। दूर से भी देखो लगा, पहली बार देखो तो यार बाप रे, दिल खुश हो गया। देखो ये है पर्वतमाला, रेंज ऑफ माउंटेन्स। मैं समझा देता हूं, ये है मान लो हिमालय, ये है हिमालय, ये कई पिक्स है, देखो ऐसे ही पूरा पिक्स रहेगा। ये हिमालय, ये है मान लो हिमालय है। अब इसके ये चोटी है, पिक्स है, तो जो सबसे ऊंची चोटी है इसी को क्या कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इसको कहा जाता है जी, सबसे ऊंची चोटी। इसी के बगल में यहां जो है ये है K2, गॉडविन ऑस्टिन, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। बात को समझ रहे हैं? इसी के नीचे यहां पे है कंचनजंगा, कंचनजंगा। तो ये सब पिक्स ऑफ नेम है। ये पूरा क्या हो गया? ये पूरा हो गया रेंज ऑफ माउंटेन्स। ये हिमालय हो गया, इसके ये पिक्स हो गए, यही है। इसके साथ कभी नहीं लगाना। और एक मैं आपको जीके बताऊं, पूछता भी है जीके में, आपको पूछेगा आपको पूछेगा कि हिमालय का लोकल नेम क्या है? नेपाल, नेपाल में है, काठमांडू नेपाल, जानते हैं नेपाल में है पर्वतमाला, ये पड़ोसी राष्ट्र है भारत का। तो आपको पूछेगा कि हिमालय का स्थानीय नाम क्या है, लोकल नेम क्या है यहाँ का? जानते हैं लोकल नेम क्या है इसका? पता है आपको? नहीं जानते हैं? मैं बताता हूं। हिमालय का वहां पे लोकल नेम, स्थानीय नाम है सागर माथा। कितनी बार क्वेश्चन पूछा है ये?
सागर माथा, सागर माथा, हिमालय, हिमालय आप जब वहां पर नेपाल जाएंगे ना काठमांडू, आप मान लीजिए गांव घर में जाएंगे, वहां पर पूछेंगे हिमालय क्या है, का हिमालय का कुछ नहीं, वो हिमालय नहीं जानता है, और उसको बोलेंगे सागर माथा तो कहेगा वो सागर माथा, फट से जान जाएगा। वहां का लोकल नेम है, हिमालय का लोकल नेम है वहां पे सागर माथा। जानते हैं सागर मतलब क्या होता है? सागर मतलब होता है समुंदर, अब माथा मतलब क्या होता है? मस्तक। सागर मतलब क्या होता है? समुंदर। अब माथा मतलब क्या होता है? मस्तक। जिसके मस्तक पे, माथा पे सागर हो, समुंदर हो, उसे क्या बोलते हैं? शिव भगवान। क्या बोलते हैं उसे? शिव भगवान। शिव भगवान जी। तो इसे वो लोग वहां क्या मानते हैं? शिव भगवान मानते हैं पर्वतमाला को जी। पूजा होती है हर साल, वहां मेला लगता है, मैं जाता हूं। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद है आप सबको पूरा क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ग्रामर सेशन मैंने कंप्लीट कर दिया। 5 से 7 मिनट का मैं ब्रेक लेता हूं। 5 से 7 मिनट में आप लोग पानी वानी पी लें, फिर आपकी वोकैबुलरी का सेकंड, मतलब आज वोकैबुलरी का फर्स्ट क्लास लगेगी, अभी तुरंत सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेश हो जाए उसके बाद तुरंत लेंगे। ठीक है जी, चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। जब भी मैं ये बोलता हूं हमेशा मुझे पॉजिटिविटी आती है, इसलिए मैं बोलता हूं, एक एनर्जी आ जाती है। ठीक है, चलिए।